औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिमिट क्या चीज़ है, लेफ़्ट और राइट लिमिट में क्या फ़र्क है, और बेसिक फंक्शन क्या चीज़ है, और टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालनी होगी तो वो पढ़ेंगे कि इसमें आप किस तरह लिमिट अप्रोच करवाएंगे और कौन सा फंक्शन डिफ़ाइन है और कौन सा फंक्शन अनडिफाइन है। समझ लगी बात की। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में लाजमी हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं लिमिट की। लिमिट आपके पास क्या होती है, एक मैंने रियल लाइन ये अपने पास से कंसिडर कर ली, ठीक है ना। ये मैंने अपने पास से रियल लाइन कंसिडर कर ली है, ठीक है ना। तो -20 और +20, लेफ़्ट साइड पे मैंने -20 ले ली और राइट साइड पे +20, और दरमियान में बिल्कुल ओरिजिन मतलब कि 0 ले लिया मैंने। तो देखो, जब आप क्या करते हो, जब आप लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो आप -20 की तरफ जाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। मतलब 0 से छोटा सा नंबर या कोई भी नंबर आपके पास 2 होगा तो 2 एग्जैक्ट की बात नहीं होगी, वो होगी 1.99999, उसके पास जाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। बेसिकली लेते हैं 2 को ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं होता, वो 1.9999 होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें +∞ की, तो उसमें +∞ के लिए भी कुछ इस तरह ही है कि आप कोई भी फंक्शन है आपका, तो वो होता है 2 है ना, तो 2.000000000 तकरीबन 1 आ जाता है। मतलब कि एग्जैक्ट 2 नहीं लेना, लेकिन मजबूर होते हैं 2 ही लेते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 से थोड़ा सा बड़ा, ये 2 से थोड़ा सा छोटा, तो ये होता है कंसेप्ट। ये होता है लेफ़्ट के लिए, ये होता है राइट के लिए। यू अंडरस्टैंड ना। ये है कंसेप्ट आपका। तो देखें, इसे मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं वो भी आप देख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू ए एनी कांस्टेंट नंबर, ये मैं राइट के लिए बात कर रहा हूँ। अब कर लें, पहले लेफ़्ट के लिए बात कर लें। f(x) एनी फंक्शन, ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ए के ऊपर छोटा सा प्लस लगाना है। इसका मतलब राइट को डिनोट करता है, ये लेफ़्ट को डिनोट करता है। ये f(x) आ गया, और इज इक्वल टू आपका ये f(a) है ना। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे f(a) आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू सिंपल फंक्शन। अगर तो तीनों आंसर सेम आते हैं तो आप फंक्शन को कह दोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या ये फंक्शन रुकता नहीं है, ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूस है। अगर एक भी आंसर डिफरेंट आ गया तो आप कहेंगे ये फंक्शन आपका ब्रेक हो गया, टूट गया है, तो इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूस है। समझ लगी बात की। तो ये आपका कंसेप्ट आ गया। अगर मजीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद हम बात करें द टेंजेंट पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की कोई कर्व है, चाहे वो अप है, चाहे वो डाउन है, चाहे वो राइट है, चाहे वो लेफ्ट है, कंसेप्ट यही होता है। तो देखो, अब यहाँ पर टेंजेंट की बात आ रही है। पैराबोला तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब टेंजेंट क्या चीज़ है, टेंजेंट की बात करेंगे। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो बेसिकली सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट इज अ लाइन ओनली 1 पॉइंट टच, ठीक है ना। तो देखो, टेंजेंट, ये लाइन को हम टेंजेंट कह सकते हैं। फिर देखो, ये सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करके जा रही कर्व के, तो ये 1 पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अगर हम बात करें आगे सीकेंट लाइन की, सीकेंट लाइन, तो सीकेंट जो लाइन है ना, वो कर्व के 2 पॉइंट पे टच करेगी। वो कर्व के 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेगी। ये आपने याद रखना है। समझ लगी बात की। ये सीकेंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये देखें, टेंजेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। ये दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं मुझे पड़ेगी। 1 पॉइंट पे टच करेगी कर्व की टेंजेंट लाइन, 2 पॉइंट पे टच करेगी तो सीकेंट लाइन। समझ लगी बात की। इसके बाद अगर हम बात करें एरिया पैराबोला का, ये बाद में करना था लेकिन मैंने उसके साथ ही करवा दिया, आप कर लें अच्छे से। एरिया प्रॉब्लम है किसका, कि आप कोई भी आप कर्व ले लेते हो, उसके अंदर से कोई एक पैच निकाल लेते हो। देखो, ये ऑमलेट मैंने बनाया है विंगा चिपा सा, ठीक है। इसके अंदर से मैंने ना यहाँ से ये पैच ले लिया, ये वाली इतनी पैच ले लिया। मैं ना ऑमलेट का एरिया निकाल सकता हूँ, लेकिन निकलता नहीं है। बस एक मतलब कह लें कि एक आप
अंदाजन तकरीबन आप एरिया निकालते हो, एग्जैक्ट एरिया नहीं निकलता। किसी भी इर्रेगुलर शेप का जब एरिया निकालने जाते हो ना आप, उसकी पैच निकालते हो, पैच निकाल के एरिया निकालते हो। तो यही है, कर्व लगी हुई है, इसके अंदर से एक पैच निकाल लिया तो वो एरिया हम निकाल लेंगे इस तरह। आगे जाकर हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा आगे जाके 20+ लेक्चर जो है 21, 22 में पढ़ेंगे जाके ये चीज़ें। टेंजेंट लाइन है, उसके बाद टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट मैंने वैसे बता दिया। ये भी टेंजेंट लाइन हो सकती है, ये भी टेंजेंट लाइन हो सकती है, 1 पॉइंट पे टच कर रही है, लेकिन ये टेंजेंट लाइन नहीं हो सकती, ये टेंजेंट लाइन नहीं होगी, क्योंकि ये कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट में टच कर रही है, तो ये टेंजेंट लाइन नहीं है। टेंजेंट लाइन ये होगी और वो होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया है कि ये टेंजेंट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन 2 या 2 से ज़्यादा पे टच करती है, 2। अच्छा, एक और बात है, ये टेंजेंट लाइन नहीं है तो ये सेकंड लाइन होगी, फिर हो सकता है ना, ये आपने याद रखना है। तो देखो, ये टेंजेंट लाइन होगी जो 1 पॉइंट पे टच करती है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगा, ये थ्योरम है एक, ये आपने याद रखना है। ये एफएससी में चैप्टर नंबर 1 लिमिट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने एफएससी किया मैथ के साथ। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। तो यहां पे ये भी हो सकता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा। आपने एफएससी में ये पढ़ा है, तो ये आपने याद करना है, ध्यान से गो थ्रू कर लेना है। इस लेक्चर को अच्छे से करना है, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है। आगे जाकर इंशाल्लाह इसके हम सारा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की एग्जिस्टेंस कब होती है। इफ लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देन आपके पास 2 केस बनते हैं। नंबर 1 केस, लिमिट जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट और सिंपल फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो इस जरूरत में हम क्या कह सकते हैं, आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है जी, आपके पास है कंटिन्यूस है। क्या है वो, आपके पास कंटिन्यूस है। अब देखो, तीनों के आंसर सेम होने जरूरी हैं, ठीक है। इसका आंसर अगर 2 आया तो इसका भी 2 आए और इसका भी 2 आए, तो तीनों के आंसर सेम आए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक होगा तो आंसर डिफरेंट आएगा, डिफरेंट होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूस के लिए लाजमी है कि आपने किसी भी कर्व के लिए, ये मैं सारा कुछ छोड़ के कर्व्स, तो ये आपको डायरेक्ट उसका बता रहा हूँ, लबो आप कह सकते हैं, कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ को मद्देनजर रखना है कि जब भी आपका आंसर सेम होता है तो देन आप क्या कह सकते हो, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अदरवाइज ये पेपर में आ चुका है, पेपर में ऐसी चीज़ें आती हैं, ग्राफ वाली चीज़ें नहीं आती ज़्यादा। ग्राफ की चीज़ें माइंड से निकाल देंगे, पेपर में ग्राफ आते होंगे, आपको चीज़ें ये आती हैं ज़्यादा कि आपके पास अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है देन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। ये पेपर में आ चुका है। अब देखो, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, 2 केस हैं, एक तो ये कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखो जरा, दूसरा केस क्या है, डिसकंटिन्यूस, या तो या फिर ये बराबर नहीं होगा, ये वाला जो आंसर है इसके बराबर नहीं होगा सब वाले के, या फिर क्या होगा, ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर होंगे। मे बी ये थर्ड जो है ना, ये वाला आंसर बराबर नहीं होगा, और मे बी कि ये आंसर ना बराबर आए। देखो ना, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आ गया और ये आंसर इसके बराबर नहीं आया। समझ लग रही बात की। तो आप देखो कि तीनों का बराबर होना लाजमी है। अगर तीनों ही डिफरेंट आते हैं, तीनों डिफरेंट आते हैं फिर भी डिसकंटिन्यूस है। अगर एक भी डिफरेंट आता है फिर भी डिसकंटिन्यूस है। अगर 2 आते हैं फिर भी डिसकंटिन्यूस है। एक आंसर ये है, एक ये और एक ये है, 3 आंसर हैं, तीनों की मैं बात कर रहा हूं। तो अब क्या कर रहे हैं जी, इफ अगर आंसर आपका क्या आता है, इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। केस आगे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन ये दे देता हूं आपको, ये है मेरे पास 1/x, तो ये फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस नहीं है। एवरी पॉइंट ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस हो जाता है तो, लेकिन देखो ना, बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो आप क्या कह सकते हो, ये तो इन्फिनिटी है, ये तो नॉट डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। किस पे, 0 पे। तो देन 0 के अलावा दुनिया के सारे नंबरों पे ये कंटिन्यूस होगा, तो इसे फिर कंटिन्यूस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे भला, क्या कहेंगे? आपने भी एफएससी की होगी, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट पे कोई नंबर कंटिन्यूस नहीं होता, बाकी हर एक नंबर पे कंटिन्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं, बात याद रखनी है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म फंक्शन कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कौन सी कंटिन्यूटी? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कि एक पॉइंट के अलावा बाकी हर एक नंबर पे ये कंटिन्यूस होता है। तो इसका देखो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस क्या होगा, ये होगा P इज इक्वल टू R में से 0 माइनस कर दो,
बाकी हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये उसका पॉइंट होगा, आर माइनस रियल लाइन में से 0 माइनस कर दो, बाकी हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, समझ लगी बात की, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये चीज़ें ज़रा आपने ध्यान से करनी है। ये आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट, अच्छे से कर लेनी है ध्यान से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो ना शॉर्टली और थोड़े टाइम के अंदर मैंने मैनेज किया सारा, देखा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको करवाई हैं। बाकी जो ग्राफ है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आते। जो पहले वाले ग्राफ है ना लेक्चर नंबर 8 के या 9 के थोड़े स्टार्ट पे आए हैं, वो थोड़े समझने वाले और करने वाले, वो पेपर में पॉइंट उसके पूछ लेता है। बाकी जो ये वाले थे ना लिमिट वाले, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के ग्राफ, वो मैंने आपको करवा दिए हैं अच्छे से। ठीक है ना, फुल सपोर्ट करें, दुआ में फुल याद रखें, फुल बाय फुल जो है ना हमारे लिंक को व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, हर जगह पे सोशल मीडिया जहाँ भी कोई दिखाई देती है आपको, कोई स्टूडेंट्स हैं। मैं लास्ट टाइम एक मतलब बच्चे का पोस्ट पढ़ रहा था, स्टूडेंट वीयू स्टूडेंट ग्रुप्स है, उसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे जो है ना उसमें जो है ना मतलब के स्टूडेंट्स हैं, 30,000 से ज़्यादा। समझ लगी बात की, एक तो था 3,000 नहीं 30,000। तो वो मैंने जब पहली दफ़ा देखा ना तो उसे मैंने गौर से पढ़ा, मुझे ना ऐसे लगा जैसे ये 3,000 है, तो ये वो ऐसे लिखा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना ऐसे कॉमा लगा के ना अपने माइंड में फिर देखा को 30,000 बच्चे हैं इसमें वीयू के। तो उधर मैंने एक लड़की की पोस्ट पढ़ी थी, एक अपनी सिस्टर की, अपनी बहना की एक पोस्ट पढ़ी थी कि कोई अल्लाह के वास्ते मुझे ये बता दे कि STA 301 में क्लियर कैसे होना है, कैसे पास होना है, कोई मुझे हेल्प कर दे मेरी। तो वो मेरे चैनल पे जाए ना, वो अगर मुझे वो सुन रही है तो मेरे चैनल पे जाए, मेरे चैनल पे जाके STA 301 की पूरी प्लेलिस्ट है आपके लिए, वो मैंने उनका चार्ट डालना है प्लेलिस्ट का, वो आपके लिए मैंने बनाई है। वो अच्छे से आप जाके उधर से 1 से लेकर 45 तक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, तकरीबन 8 मंथ के अंदर। 8 मंथ मैंने उसके ऊपर मेहनत की है, रोज़ों से मैंने अभी तक इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मतलब जब तक मैं मतलब कि तकरीबन रोज़ों में मैंने स्टार्ट किया था। रोज़ों में आप देख रहे हैं 2020 के रोज़े जो कोरोना के आए थे, तब से मैंने स्टार्ट करके जो है ना हिसाब लगाने के तकरीबन अब मैं नवंबर तक आ गया हूँ। नवंबर तक आप देख लें कितनी मेहनत की है उस पर, इतने टाइम लगा था STA 301 को कंप्लीट करने में। बहुत ज़्यादा टफ है, उसका एक लेक्चर जो है ना माशाल्लाह 3 घंटे का है। तो ये तो STA 301 जो है ना वो मतलब कि लेकर बैठ गई, दिमाग को भी लेकर बैठ गई और टाइम भी इतना ज़्यादा सर्फ होता है उस पर। तो MTH 101 थोड़ी सी ईजी है, तो निस्बत मतलब कि बच्चे पहले सेमेस्टर में आते हैं, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो अच्छे से करें, ध्यान से करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।